हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। क्या हाल है आप सभी के? एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रही है भाई जनता? क्या हाल चाल है एकदम? हाँ, हाल चाल तो बढ़िया होंगे। वो इसलिए क्योंकि यूपीएपीओ का पेपर जो 22 मार्च को आपका शेड्यूल्ड है और हम लोगों ने एक सफर शुरू करा था, पूरा बीएनएस खत्म कर लिया है। बीएनएस का आज ये 5th लेक्चर होने जा रहा है। इसके साथ साथ आज जीएस की भी क्लास हुई थी। जीएस की क्लास मुझे लग रहा है आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे हैं उसके अंदर देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है इन दोनों क्लासेस की, चाहे लॉ हो या जीएस हो। हम उन स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं कि जिन्होंने हो सकता है पढ़ाई ठीक से नहीं करी है, जिन्होंने बेयर एक्ट ठीक से नहीं पढ़े, जिन्होंने जीएस आज से पहले डिटेल नहीं पढ़ी है। पढ़ाने का पैटर्न ये रखा गया है कि भाई आप अगर बिगिनर भी हो तो आपके समझ में आ जाए और आपका एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर यूपीएपीओ में हो, जिससे कि आप क्रैक कर पाओ क्या यूपीएपीओ का प्रीलिम्स। मेंस की इसके बाद प्रिपरेशन चालू होगी, पहले प्री तो क्रैक कर लें। तो आज इस सीरीज में बीएनएसएस का 5वां लेक्चर है। ताबड़तोड़ डेली क्लास हो रही है 7:30 बजे इवनिंग में लॉ की, मॉर्निंग में 7 बजे जीएस की क्लास आपकी हो रही है। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं प्लीज सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो किसी तूफान से कम नहीं है। क्यों? पूरी जी जान से लगे हुए हैं आपका यूपीएपीओ क्रैक कराने के लिए, है ना, जिसकी झलकी आज आपको मिल जाएगी अगर आप नए हैं। और पुराने हैं तब तो आप जान ही रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना कारवा। यूपीएपीओ पेपर यहीं से आएगा। क्यों आएगा यहीं से? क्योंकि एनालिसिस इतनी तगड़ी है कि यहीं से आएगा आपका क्वेश्चन, आप मान के चलना। देखो सबसे पहले नए लोग जो उनको बता दूं, यहाँ पर आपका फ्री क्लासेस हो रही है। पूरा सिलेबस बीएनएस हो गया, बाकी जितना सिलेबस है सब यहीं पर होगा 21 मार्च तक। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगी आपको, फ्री मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ होने वाला है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको ये स्कैनर स्कैन करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए इसको स्कैन करना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप टेलीग्राम के लिए सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाके VR लेक्सा। ठीक है जी, कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट अनाउंसमेंट है कि बिहार एपीओ का बैच लॉन्च होने जा रहा है। 20 फरवरी से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, बैच लॉन्च हो चुका है। प्री की लॉ की फीस 1499 है, शुरुआती 100 स्टूडेंट के लिए 1299। मेजर लॉ मींस आपका 1999 और शुरुआती 100 स्टूडेंट के लिए 1499। ये मंथली नहीं है भाई, पूरे कोर्स की फीस बता रहा हूँ आपको। माइनर की 999, शुरुआती 100 स्टूडेंट के लिए 799, जो 10 माइनर एक्ट हुए मेंस में ऐड। और अगर आप ये तीनों लेना चाहते हैं, पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, तो ये 4000 नहीं बल्कि 33333, ये इसमें आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा लॉ का। ठीक है जी, परचेज कैसे करेंगे? इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, टेली कीजिए, यहाँ से आप संपर्क कीजिए, एनरोल आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस डील करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, यानी विवाह। कौन सी धारा विवाह से संबंधित अपराधों के अभियोजन से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए जनता, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी धारा इससे संबंधित है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ भाई जल्दी से, कौन सी धारा संबंधित है? हाँ जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखो इसका राइट आंसर आपका क्या है? देखो भाई सबसे पहले जैसे क्या होता है ना, वो कहते हैं कि 7 जन्म का नाता, 7 तो तुम 9 जन्म को कर लो आज से नाता। ठीक है, अब देखो ये सारे सेक्शन यही रहने वाले हैं आपके 215 से लेके 20 के बीच के, पहले तो ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 219। क्या हो जाएगा? 219 राइट आंसर हो जाएगा आपका। यानी मैरिज से संबंधित जो भी अपराध है, उन अपराधों में कभी भी कोई भी कॉग्निजेंस, कोई भी संज्ञान तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कंप्लेंट कौन ना कर दे, जब तक शिकायत किसके द्वारा ना की जाए, एक्सेप्ट कंप्लेनेंट, यानी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके द्वारा। किसके द्वारा? एग्रीव्ड पार्टी, यानी धारा 81 से लेके धारा 84 जो आपने बीएनएस की पढ़ी होगी ना, जब तक कोई कॉग्निजेंस यानी कोर्ट तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक जो पीड़ित पक्षकार है वो क्या ना कर दे, यहाँ पे कंप्लेंट ना कर दे। इज दैट क्लियर? मान के चलो कोई पक्षकार क्या है, कोई पक्षकार अनसाउंड है, ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला है, माइनर है, तो इन केसेस में क्या होगा? कोर्ट की परमिशन से यानी लीव ऑफ कोर्ट से उसकी तरफ से कोई भी जो भाई आपका ऑथराइज्ड पर्सन है वो यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, कोई भी इन्फर्म हो गया, सिक हो गया, चाइल्ड हो गया, तो लीव ऑफ कोर्ट दे के कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन उसकी तरफ से क्या कर सकता है? प्रोसिक्यूशन कर सकता है। इतना क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है यहां तक? अब मान के चलो अगर कोई हस्बैंड है पीड़ित और वो सर्व कर रहा है आर्मी के अंडर में, कहा? आर्मी में, तो उस केस में क्या होगा?
तो जो अगर ऐसा कुछ है आर्म्ड फोर्सेस में है हस्बैंड वगैरह, तो वहां के जो कमीशन्ड ऑफिसर होंगे उनकी रिटर्न अथॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा और इसकी तरफ से जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो क्या कर सकता है भाई साहब, आपका सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, सूट इंस्टीट्यूट केस फाइल कर सकता है, यानी कंप्लेंट कर सकता है। यहाँ पे बताओ कोर्ट उस पर क्या ले लेगा, कॉग्निजेंस ले लेगा। इतनी बात सभी को क्लियर हुई, ठीक है। लेकिन अगर अपराध 82 सेक्शन का है बीएनएस के, देखो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि पेपर में आएंगी भैया, ये पेपर में आएंगी, इसलिए याद रखनी है आपको। अगर अपराध 82 सेक्शन का हुआ, 82 क्या था मैंने याद कराया था, 2 बाइगेमी। अगर बाइगेमी का अपराध है तो उस केस में जो कंप्लेनेंट है वो कौन कौन हो सकता है, एग्रीड के अंदर कौन कौन आएगा? तो देखो वाइफ, डॉटर, सन, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, ठीक है। कोई भी मैरिज, ब्लड, एडॉप्शन से रिलेटेड ये सब लोग आते हैं किसके अंदर, एग्रीड पर्सन। तो इनमें से कोई भी क्या कर सकता है भाई साहब, आपका कंप्लेंट कर सकता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? बताओ जरा एक बार कमेंट करके फटाफट। इतना सभी को क्लियर है? पक्की बात है, डन, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो गया 219। इतनी क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मजिस्ट्रेट का किसमें है बताओ? मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस कब तक नहीं लोगे? किसी जज का या आपका पब्लिक सर्वेंट का, उसका सेक्शन किसी को पता है? उसका सेक्शन इससे जस्ट पहले है, वो है 218। 219 की जगह क्या, 218। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर में आने के लिए। बात क्लियर हो गई यहां तक? इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आपराधिक विचारण में जब तक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी पाता है, जब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी पाता है तो क्या वे अभियुक्त को सुनने के बाद ही दंडादेश देगा? यानी कि इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल व्हेन मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज गिल्टी, यानी मजिस्ट्रेट ने ये हेल्ड कर दिया कि जो एक्यूज हमारा क्या है वो गिल्टी है, तो क्या वो पास कर सकते हैं सेंटेंस आफ्टर हियरिंग द एक्यूज्ड? क्या सेंटेंस हियरिंग आवश्यक है हर केस के अंदर? ये पूछ रहा है आपसे, क्या सेंटेंस हियरिंग है आवश्यक? बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा? प्यारा कह रहा है कि रॉन्ग, ये समन केस में आवश्यक नहीं है। राइट, अभियुक्त को सुने बिना दंड नहीं दिया जा सकता, या केवल दोष सिद्धि वारंट भेजने से पहले आवश्यक है, या किसी भी स्थिति में आवश्यक नहीं। बताओ क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर, कौन बताएगा? जल्दी बताओ कमेंट करके। देखो भाई ऐसा है, सीधी सी बात ये है कि जो सेंटेंस हियरिंग की बात आती है, किसकी बात आती है? सेंटेंस हियरिंग की। तो सेंटेंस हियरिंग 2 ट्रायल में आपकी जनरली होती है। पहला एक कौन सा हो गया? कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल। किसका? कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल। इतना समझ में आ रहा है? सेक्शन 258(2), कितना? 258(2) है, जिसके अंदर आपकी क्या होती है? सेंटेंस हियरिंग होती है। बात के लिए इसके बाद वारंट ट्रायल, ठीक है। इसमें 271(2), 271(2) के तहत आपकी क्या होती है? क्या होती है? सेंटेंस हियरिंग होती है, ठीक है जी। तो इन दोनों सेक्शंस के अंदर सेंटेंस हियरिंग होती है, यानी कि जब ये कंफर्म हो गया, यानी कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट कर दिया, तो अब सेंटेंस के ऊपर चर्चा होगी कि कितनी सजा इसको देनी है, ठीक है। ये बात क्लियर। जबकि समन केसेस के अंदर ये आवश्यक नहीं है कि सेंटेंस हियरिंग की जाए। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब बात आ गई कहां तक आपकी, 258 की बात कर रहा था, 257 की, 272 की बात कर रहा था, है ना। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्लियर है इतना सा? 258 हो गया, 271 हो गया। अब यहाँ पे एक सेक्शन और है, मुझे बताओ एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट किस सेक्शन के अंदर आता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट किस सेक्शन के अंदर आता है? किसी को पता है? यार सोच के बताओ जरा कमेंट करके फटाफट। एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट किस सेक्शन में आता है? कौन बताएगा? जल्दी बता दो भैया कमेंट करके, किस सेक्शन में आता है? देखो 271 चल रहा है, 171 के बाद तुरंत बाद है 272। जैसे एक आदमी है, वो कह रहा है कि भाई एक दूसरा व्यक्ति मेरे साथ था, यानी साथ था, दूसरा था, और अब वो कहाँ गया वो दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा। 272 मतलब साथ थे, दो नंबर वाले एक व्यक्ति कोई साथ था, लेकिन अब दिख नहीं रहा, मतलब तो साथ कह रहा है, दो कहाँ गया बताओ? 272 ऐसे करके कुछ कनेक्ट कर दो यार थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी जब कंप्लेनेंट ही एब्सेंट हो जाए, कंप्लेनेंट ही एब्सेंट हो जाए, जिसने कंप्लेंट करी वही क्या हो गया? गायब हो गया। बात क्लियर है? तीसरी तो क्या होगा? तो अगर केस कंपाउंडेबल है, क्या? अगर केस क्या है आपका? कंपाउंडेबल है, मतलब शमनीय है, और नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस केस में कोर्ट 30 दिन की मोहलत देकर, कितने दिन की? 30 डेज की मोहलत देकर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है?
वहां पर जो एक्यूज्ड है, क्या है, जो वहां पर एक्यूज्ड है उसे क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। क्या कर सकता है, ये बात समझ में आ गई आप सभी को, डिस्चार्ज कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 272 कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो गया तो क्या होगा। बस 3 बातें याद रखनी है, 3 फैक्ट कि केस कंपाउंडेबल होना चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए और डिस्चार्ज उसका इफेक्ट होता है ऐसे प्रोसीडिंग को खत्म करने का, और 30 दिन का समय मैंडेटरी है बीच में। बात क्लियर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई यहां तक। अगला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द मोर ऑफेंसेस आर ट्रेवल बाय मजिस्ट्रेट, कह रहा है यदि एक या अधिक अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो परंतु वे सत्र विचारण के अधिकार क्षेत्र में आते हो, लेकिन उनमें से चाहे एक भी अपराध किसके सेशन ट्रायल के अंडर में आता हो, तो इन विच कोर्ट दे मे बी ट्रायल, किस कोर्ट के अंदर उसे ट्राई किया जाएगा, उनका विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, बताओ। मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय द्वारा पृथक पृथक विचारण चलेंगे, दोनों के अलग अलग। मामले के अनुसार महानगरीय मजिस्ट्रेट यानी आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीजेएम जो भी होगा वो करेगा, या सेशन कोर्ट, या फॉरवर्डेड टू आपका एसडीजेएम। बताओ जल्दी बताओ क्या होगा, सीनियर डिवीजन जेएम। बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका, जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या होना चाहिए राइट आंसर। देखो भाई राइट आंसर ऐसा है जैसे आपने पढ़ा बहुत सारे अपराधों में से एक अपराध भी क्या है आपको कॉग्निजेबल है, तो पूरा मामला कॉग्निजेबल। वैसे ही चाहे बहुत सारा क्या था यहाँ पे, देखो मोर ऑफेंस थे देन वन, लेकिन अगर एक भी ट्रायल है किसके द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, तो मामला किसके पास जाएगा, सीधे सेशन के पास जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने के लिए लगभग तैयार है आपके। बात क्लियर है, लगभग ऑलमोस्ट तैयार है पेपर में आने के लिए, कोई भी गड़बड़ मत करना। अगला 4th क्वेश्चन है, इन विच केस was it decided by the Supreme Court कि accused person is entitled to know what with certainty and accuracy what the exact nature of charge। देखो सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में ये निर्णय दिया कि अभियुक्त को यह निश्चितता और सटीकता के साथ जानने का अधिकार है, क्या जानना, एक्यूरेसी के साथ, सर्टेनिटी के साथ, उस पर कौन सा चार्ज लगा है, उसके विरुद्ध आरोप का वास्तविक रूप क्या है। जब तक उसे यह ज्ञान ना हो वह अपनी प्रतिरक्षा में गंभीर रूप से प्रभावित होगा, यानी वो क्या होगा, सीरियसली प्रीजुडिस होगा अपने डिफेंस में, अगर उसे चार्ज ही नहीं पता चल पाया। कोई वाली बात है कि भाई आपके अगेंस्ट किसी ने कोई एक्यूजेशन लगाया तो भाई उसे आपको पता तो होना चाहिए क्या एक्यूजेशन है, किस ग्राउंड पर है ना। तो सीधी सी बात है, बताओ किस केस में ये हेल्ड हुआ था, जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। और पहले ये बताइए चार्ज किस सेक्शन में दिया गया है, चार्ज किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिया गया है, जल्दी बताओ कमेंट करके, कौन बताएगा। चार्ज कहां से कहां तक दिया है, बताओ जल्दी से, अब नए वाले बीएनएसएस के अंदर कौन बताएगा, चार्ज किस सेक्शन से किस सेक्शन तक मेंशन किया गया, जल्दी बताओ कौन बताएगा। हाँ जल्दी बताओ कमेंट करके। देखो चार्ज मेंशन है 234 से 247, कहां से, 234 से और 247 तक मेंशन है। बात समझ में आ गई, इतनी सी क्लियर हो गया इतना। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन एक आता है जो पेपर में जनरली पूछा जाता है, वो आता है 239। 239 ये बताता है एल्टर ऑफ चार्ज, यानी चार्ज एल्टर कब तक हो सकते हैं, मतलब चार्ज में बदलाव आप कब तक कर सकते हो। तो जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए आप चार्ज को अल्टर कर सकते हो, बदल सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अगला सेक्शन और इंपॉर्टेंट है 240, ये कह देता है कि वंस चार्ज एल्टर, जब एक बार एल्टर हो गया, जब बदलाव तुमने कर दिया 240 के तहत और 239 के तहत, तो 240 कह रहा है जो पार्टी है उसके पास राइट आ जाता है कि ही शैल, वो री एग्जामिन कर सकती है पार्टी, इसको दोबारा से रिकॉल कर सकती है विटनेस, और शैल लिखा हुआ है, कोर्ट उसको हर कीमत पर क्या करेगा, अलाउ करेगा। बात समझ में आ गई, मना नहीं कर सकता, डरा नहीं कर सकता, शैल लिखा हुआ है हमें मेंशन, इतनी बात क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका चित्तरंजन दास का केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, यही बात हेल्ड हुई थी, ठीक है, कि भाई चार्ज का पता होना है कि उसके लिए बहुत जरूरी है, वरना हो जाएगा बेचारा प्रीजुडिस, कैसे अपना डिफेंस तैयार करेगा आप ही सोचो। अगला क्वेश्चन है, एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कैन बी ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द प्लेस। भाई अगर किसी अपराध, और अपराध किडनैपिंग का है, तो किडनैपिंग हुई है तो बताओ उस केस में किस न्यायालय के अंदर मामला जाएगा, मामला केस मतलब जो ऑफेंस है वो किस कोर्ट में ट्रायबल होगा, बताइए कमेंट करके जल्दी से, किस के कहां ट्रायबल होगा, कहां होगा ट्रायबल, जल्दी बताओ कौन बताएगा। हाँ जी, कहां होगा ट्रायबल। देखो मैंने आपको कुछ सेक्शन पढ़ाए थे, 197, 98, 99 है ना, 190,
198, 199, 197 क्या था कि ऑर्डिनरी प्लेस क्या होता है जहां पे ऑफेंस ट्राई होते हैं, तो जहां पे अपराध घटित हुआ है वहीं पे जनरली ट्रायल होता है, इंक्वायरी। ठीक है, अपराध क्या हुआ है, घटित हुआ है। बात क्लियर हो गया? यही पढ़ाया था आपको, याद आ रहा है किसी को? क्यों भाई, किसी को याद आ रहा है ना? फिर 198 में क्या पढ़ाया था कि मान के चलो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अपराध अलग अलग जुरिस्डिक्शन में हुआ है, क्लियर, कंफर्म नहीं है कहाँ हुआ एग्जैक्टली, तो इस केसेस में क्या हो गया, कहाँ ट्राई हो सकता है, तो उन सभी केसेस पर, सभी प्लेसेस पर जहां पे कोई भी एक्ट क्या है कमिट हुआ है, एक्ट ओमिशन जो भी अपराध से संबंधित है, वहां पर आपका क्या इंक्वायरी ट्रायल हो जाएगा। 199 क्या बताता था, बताओ किसी को पता है 199 क्या बताता था? कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। एक्ट एक जगह हुआ, कॉन्सिक्वेंस दूसरी जगह निकले, बताया था एक्ट एक जगह हुआ है और परिणाम दूसरी जगह, कॉन्सिक्वेंस दूसरी जगह निकले। तो उस केस में क्या हो रहा था कि भाई जहां एक्ट कमिट हुआ या जहां कॉन्सिक्वेंस, दोनों में से किसी भी जगह क्या कर लो आप, ट्रायल कर लो, क्या दिक्कत है। और 201 बता रहा था किडनैपिंग के मामले, डेकोइटी के मामले, ये सारे मामले मैंने इसी सेक्शन में आपको पढ़ाए थे कल डिटेल में, ठीक है। तो कह रहा है जहां पे किडनैपिंग हुई थी वहां भी हो सकता है, जहां पे इसे रिकवर किया गया वहां भी हो सकता है, जहां पे उस विक्टिम को ले जाया गया, जहां से जिस रास्ते से, जहां कंसील किया गया, जहां डिटेन किया गया, वहां भी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सेक्शन रेफर होगा? 201। 201 में लिखी हुई है बात, डिटेल में जवाब जाके पढ़ोगे तो। बात क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ द स्टेट टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन इज वेरी लिमिटेड। राज्य की यह शक्ति कि वह मामलों को विभिन्न सत्र प्रभागों में विचारण हेतु स्थानांतरित करें अत्यंत सीमित है। किसकी? राज्य की, यानी स्टेट की। कह रहा है इस असाधारण शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब लोक न्याय के हित में इसका प्रयोग उचित हो। यानी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है ये तभी यूज होगी जब कंसिडरेशन जो है भैया पब्लिक जस्टिस है, पब्लिक जस्टिस के लिए आवश्यक हो। तो बताओ कितने स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जल्दी से कमेंट करके जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। कौन बताएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए राइट आंसर? हाँ भाई, ओ हो, बताओ कौन बताना चाहेगा? देखो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा इसका। ए और दोनों बिल्कुल सही हैं लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो चक्कर क्या है यहाँ पे, जब आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सेक्शन 205, क्या पढ़ते हो, सेक्शन 205 पढ़ते हो, तो यहाँ पर इतना सा मेंशन है कि स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन इस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जैसे मान के चलो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पहले से कोई डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की पहले से कोई डायरेक्शन है, बीएनएसएस के तहत कोई डायरेक्शन है, या किसी अदर लॉ के तहत या लोकल लॉ के तहत कोई डायरेक्शन है, तब उस केस में यहाँ स्टेट कुछ नहीं कर सकती। बात क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं कर सकती यहाँ पे, इसके हाथ क्या है, बंधे हुए हैं। तो ठीक है, ये अत्यंत सीमित है। बात समझ में आ गया? और तभी करना है जब एकदम क्या आपका जस्टिस की आवश्यकता हो, आपको क्या भैया, ठीक है, पब्लिक जस्टिस की, तभी करोगे। तो सेक्शन याद रखो और क्या क्या इसके एक्सेप्शन है। इन कंडीशन में नहीं किया जा सकता ऐसा कुछ भी, ठीक है। बात क्लियर? ये आप क्या करो, डिफरेंट सेशन डिवीजन में मामला बता दो, ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बताइए किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है कॉग्निजेंस को। कॉग्निजेंस शब्द यानी संज्ञान जो होता है वो किस धारा में परिभाषित है, बताइए जल्दी कमेंट करके। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, संज्ञान किस धारा में आपका दिया गया है, बताओ। हाँ जी, भाई जितने ये क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ये मान के चलना पेपर में इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, तो जितने कॉन्सेप्ट में बताता हूं उनमें से मिलने तय हैं, आप ऐसे मान के चलना, ठीक है जी। देखो सबसे पहली बात तो ये पूरे बीएनएसएस के अंदर कहीं भी डिफाइंड है नहीं, कॉग्निजेंस संज्ञान को कहीं डिफाइन नहीं करा गया है। अब कॉग्निजेंस का मतलब ये नहीं होता टेकिंग एक्शन, कॉग्निजेंस का मतलब टेकिंग एक्शन नहीं है, कभी भी मत समझना ऐसा, मजिस्ट्रेट का एक्शन लेना नहीं, बल्कि अप्लाइंग जुडिशियल माइंड,
अप्लाइंग जुडिशियल माइंड का मतलब ये है कि जब कोर्ट क्या करे, जब कोर्ट एक तरीके से, जुडिशियल माइंड का मतलब क्या है, जुडिशियल माइंड का मतलब है जब कोर्ट क्या करे, प्राइमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टता जो मामला है इसको सर्च करने में अपनी जो भैया प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दे, जैसे समन करना है ना, डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन कराना, ठीक है, सर्च वारंट इशू करवाना। बात समझ में आ रही है आपके? तो कोर्ट का कॉग्निजेंस लेने से मतलब है कि जब कोर्ट को लग रहा है कि हाँ मामला बन रहा है, अब प्राइमा फेसाई केस बन सकता है यहां पर, तो वो क्या करे, उसको कंफर्म करने के लिए प्रोसीड करे सीधे सीधे। बात क्लियर है? तो प्राइमा फेसाई केस को डिस्कवर करने के लिए जो सब्सिक्वेंट वो स्टेप लेगा, जैसे समन वगैरह करना, दैट इज कॉल्ड आपका कॉग्निजेंस लेना, जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत प्यारा केस है आर चरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, आर चरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस भी याद रखना, पेपर में आ चुका है एक आध बार। ठीक है, कभी बात होगी तो डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। बताओ इतना यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई किसी को दिक्कत परेशानी समझ में ना आया हो? क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मैक्सिमम टाइम लिमिट हैज बीन फिक्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह केस, जिसके अंदर गवर्नमेंट मस्ट गिव सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के लिए कितने समय में कंसेंट देनी चाहिए? कह रहा है इस बार में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवकों के विरुद्ध अगर अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए अधिकतम कितनी समय सीमा निर्धारित की, या इस बीएनएसएस या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। यानी कि मान के चलो किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, किसी भी जज का प्रोसिक्यूशन करना है तो आपको प्रायर सैंक्शन लगती है प्रायर सैंक्शन। बताओ किस सेक्शन में लगती है? अभी मैंने पढ़ाया था आपको, प्रायर सैंक्शन लगती है। तो ये प्रायर सैंक्शन गवर्नमेंट कितने समय में देगी, टाइम फ्रेम क्या है? तो इस केस में बात की गई थी। बताओ अब नया बीएनएसएस के अंदर टाइम फ्रेम ऐड हो गया है, तो वो बताओ वो कितना है, और इस केस में कितना बोला गया था। ये केस तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब बीएनएसएस में आपका अच्छी तरीके से ऐड कर ही गया है। बताओ यानी जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट, जब भी कोई मजिस्ट्रेट जज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी करते हुए कोई अगर मान के चलो भाई एक्ट कर देता है और उसका तुम्हें प्रोसिक्यूशन करना है, क्या करना है, प्रोसिक्यूशन करना है, तो कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं देगा जब तक क्या नहीं मिल जाएगी, जब तक अगर मामला यूनियन से संबंधित है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन ना दे दे। क्या ना दे दे? सैंक्शन ना दे दे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो यहां पे जो समय लगाया गया था वो कितना था? वो था आपका 2 महीने। कितना? 2 महीने। लेकिन अब जो बीएनएसएस के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, क्या हुआ है बीएनएसएस के अंदर अमेंडमेंट? कौन से सेक्शन में? अभी 19 बताया था, 7 जन्म नहीं 9 जन्म, तो 19 से पीछे था 218। 218 में जो टाइम फ्रेम है वो आ गया आपका कितना दिन? 120 दिन। कितना दिन आ गया है? 120 दिन। जिस दिन, और ये काउंट कहां से होगा? जिस दिन ऐसे प्रोसिक्यूशन के लिए रिपोर्ट प्राप्त होगी गवर्नमेंट को। ठीक है, उस दिन से 120 दिनों के अंदर क्या करना होगा? इन्हें डिसाइड करना होगा। बताओ इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने 120 दिनों के अंदर, अगर गवर्नमेंट ने 120 दिनों के अंदर ये सैंक्शन नहीं दी, तो माना जाएगा कि सैंक्शन आपने दे दी है, यानी तुम्हारी ना का मतलब है हाँ। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर इन्हीं लोगों ने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो सेक्सुअल नेचर का है, किस नेचर का है? सेक्सुअल नेचर का है, जो कोई सेक्शन 200 का, 199 का, 143 का अपराध है, इन सेक्शंस के अंदर कोई भी सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अपवाद है। क्या है इसका? अपवाद। तो ये कुछ सेक्शन आपको अच्छे से याद रखने हैं और इस सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। टाइम फ्रेम, इस केस में भले ही 2 महीने बोला गया था, लेकिन ये केस कब का है? ये केस आपके बीएनएसएस के अमेंडमेंट का पहले का है, तो 2 महीने था यहाँ पे। केस इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया है, और यहाँ पे अमेंडमेंट हो चुका है तो 120 दिन आ गए हैं। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन से सेक्शन सही से मैच नहीं है? जल्दी से चेक करके बताओ भाई प्लीज, कौन सा इसमें भैया सेक्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है? कौन बताएगा? हाँ जी, जल्दी बताओ भाई कमेंट करके।
बताओ भैया, बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। देखो अभी मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया था। देखो कंटेंट ऑफ चार्ज मैंने बताया था, चार्ज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 234 से। तो पहले ही सेक्शन 234 कंटेंट ऑफ चार्ज को बताता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। रिकॉल ऑफ विटनेस जब चार्ज को एल्टर करते हैं, मैंने एल्टर कितने में बताया था आपको, एल्टर कितने में बताया था, एल्टर बताया था मैंने आपको 239 में, और बताया था 240 में क्या होता है, रिकॉल होते हैं विटनेस। तो इसने क्या करा, आपको एक सेक्शन पीछे ले गया। तो यहाँ पे 239 नहीं 240 आना चाहिए था, तो ये क्या था, गलत था। ठीक है, ट्रायल मोर देन वन ऑफेंस 243 में है, जॉइंटली 246 के अंदर है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करोगे, चार जॉइंटली, तो देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है, 2 4 6 ऐसे करके कनेक्ट कर लो इसे। ठीक है, एल्टर 239 में ये सारे सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना इसको। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर 242 ऑफ बीएनएसएस ऑफेंस ऑफ सेम काइंड का मतलब क्या है। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है ये। 242 के अंदर सेम काइंड का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या होता है 242 में सेम काइंड का मतलब, कोई बता सकता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 242 के तहत सेम काइंड के ऑफेंस का मतलब क्या होता है, बताइए भाई। ओह देखो इस बात की गारंटी है कि अगर आपने ये सीरीज पूरी कर ली ना, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, पुलिस एक्ट रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं बचेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका पेपर हो जाएगा अगर ये सारे आपने और साथ साथ रिवीजन कर लिया। जिस व्यक्ति ने रिवीजन नहीं करा, और रिवीजन नहीं करोगे तो भाई यहाँ पे बस दिक्कत होने वाली है आपको, फिर तो आप ही मालिक हो, आपके रिवीजन जरूर करना है इन क्लासेस का, तभी तो भाई दिमाग में बैठेंगे। देखो कह रहा है व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, क्या ये बात सही है, बताओ कोई बता सकता है। नहीं, दे आर पनिशेबल अंडर द सेम सेक्शन, नहीं, when they are punishable with the same amount of punishment under the same section, ये है पूरी बात। ऊपर अलग अलग थी इसलिए सही नहीं थी, यहां पे पूरी हो गई। अंडर भले ही बीएनएस के अंडर हो, ये बात याद रखना, चाहे बीएनएस के अंदर चाहे स्पेशल या किसी लोकल लॉ के अंदर। तो सी हैज द इसका करेक्ट आंसर। तो सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट और सेम सेक्शन के अंदर, तभी हम उसे क्या कहेंगे, सेम काइंड का अपराध कहेंगे, किसके तहत, 242 के तहत। इतनी बात क्लियर है, तो सी हो गया इसका क्या करेक्ट आंसर। बात ठीक है, ये इतनी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इतना सा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखो ये क्या पूछेगा, अभी ये क्वेश्चन पूरे उस पर नहीं आ पा रहा था ना, इस वजह से मैंने इसको कर दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से करेक्ट है, करेक्ट वाले पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो करेक्ट वाले इसमें पढ़ना कौन कौन से हैं। पढ़ो भैया, बताओ कौन से करेक्ट है। हाँ जी, पहला कह रहा है कि जॉइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन स्पेसिफाइड केस परमिसिबल, क्या किसी निर्दिष्ट मामलों में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विचारणा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कह रहा है कोई अभियुक्त अपने सह अभियुक्त के साथ संयुक्त विचारण का अधिकार दावा कर सकता है, एन एक्यूज्ड पर्सन मे असर्ट द राइट ऑफ जॉइंट ट्रायल विद हिज कंसेंट ऑफ को एक्यूज्ड। तो क्या ये बात सही लग रही है कि एक्यूज्ड ही कह दे कि भाई मुझे जो है साथ में तुम्हारा, मैं जन्म 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 साथ रहना यूं ही, कसम है तुम्हें कसम साथ चलना यूं ही, क्या ये एक्यूज कह सकता है कोई एक्यूज से? अरे भैया नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। ठीक है, यही तो गलत है यहाँ पे। अगला कह रहा है किसे अभियोजित किया जाए, या सामान्यतः अभियोजन पर विशेषाधिकार है। हाँ, इट इज जनरली से ये प्रेरोगेटिव होता है किस पर, प्रोसिक्यूटर पर, कि वो डिसाइड करे किसको प्रोसिक्यूट करना है। सही बात है, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको, मैं करूंगा प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूशन रिफ्यूज कर सकता है इम्प्लीड करने से पर्सन को एज अ को एक्यूज्ड एंड एग्जामिन हिम अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, और प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर उसे भी यूज कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्या गलत बात है? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत था? यहाँ दूसरा। राइट आंसर क्या होगा इसका, बताना जरा, क्या होगा इसका राइट आंसर, अब तो बता दो। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका डी। देखो एक सही था,
3 सही था और 4 सही था, 2 नंबर वाला गलत था आपका, है ना, ऐसा ही था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रायल एंड बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड। कह रहा है ट्रायल के दौरान और चार्ज फ्रेम होने से पहले, बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड। कह रहा है अगर जो कंप्लेनेंट है डज नॉट अपीयर ऑन द डेट फिक्स, मतलब जिस डेट को बुलाया गया था उस दिन वो आया नहीं, तो भैया मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे। अब देखो जैसे क्या होता था, स्कूल में आपकी कभी लड़ाई हुई है, तो स्कूल में जब लड़ाई होती थी तो एक लड़का रोते हुए जाता था, वही कहा प्रिंसिपल साहब के पास, सर जी मुझे मार दिया, मेरा दांत तोड़ दिया, मेरी टांग तोड़ दी, ये है वो है। तो प्रिंसिपल साहब क्या करते थे, तो वो आया जी जो होती थी उनको कहते थे कि भैया जाओ जरा बुला के लाओ, एक कल्लू ने इसके चोट मारी, इसको बुला के लाओ कल्लू। अब जब तक बेचारा वो लड़का आया जिसको बुलाया गया था, जिसने कंप्लेंट करी, वो भाग गया वहां से, तो प्रिंसिपल साहब दूसरे लड़के से क्या कहेंगे, क्योंकि बेटा तू भी चले जा, जो शिकायत करने वाले ही चला गया तो तुम काहे खड़े हो यहाँ पे, यहाँ दावत नहीं चल रही है, तुम भी चले जाओ। बात समझ में आई, लॉजिक। तो यहाँ क्या होगा बताओ जरा, आंसर इसका सोच के आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, बताओ भाई जल्दी से। कह रहा है डिस्चार्ज कर देंगे एक्यूज को, अभियुक्त को मुक्त डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मेक ओवर कर देंगे केस अन्य न्यायालयों को, एक्यूट कर देंगे एक्यूज को, दोष मुक्त कर देंगे, या ऑल ऑफ द एबव। बताओ क्या होगा राइट आंसर, कौन बताएगा। अरे भैया राइट आंसर होगा डिस्चार्ज कर देंगे एक्यूज को, क्या कर देंगे, डिस्चार्ज। ठीक है, बात क्लियर है, चार्ज फ्रेम होने से पहले। अब ये बात याद रखना, यहाँ क्या लाइन लिखी है, चार्ज फ्रेम होने से पहले कह रहा है, पहले चार्ज फ्रेम नहीं हुए इसीलिए डिस्चार्ज हो रहा है। अभी कहानी पता है इस बात की, ठीक है, हाँ ध्यान रखना इसको। इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, इन समन केस मजिस्ट्रेट स्टॉप कर सकते हैं प्रोसीडिंग को एट एनी स्टेज बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। यानी समन मामलों के अंदर जज साहब जब चाहे केस को रोक सकते हैं, और क्या बिना जजमेंट प्रोनाउंस, जजमेंट ही नहीं देंगे। ये किस सेक्शन के अंदर प्रोवाइड किया गया, बताओ जल्दी से कमेंट करके, कौन बताएगा, जल्दी बता दो भैया इसका आंसर, जल्दी बताओ जल्दी, कौन बताएगा। हाँ भैया फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, पता है किसी को, देखो बताओ। चलो देखो इसका राइट आंसर है आपका क्या, 282। क्या है राइट आंसर, 281। 281 ये सेक्शन है, और ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर मजिस्ट्रेट की रैंक है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या कोई अदर मजिस्ट्रेट, क्या अदर मजिस्ट्रेट, लेकिन उनको लगेगी किसकी, सीजीएम की परमिशन, क्या लगेगी, सीजीएम की परमिशन लगेगी। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और कोर्ट को लगता है कि भाई इस केस को यहीं बंद कर देना चाहिए बिना जजमेंट प्रोनाउंस करे, तो वो ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बात क्लियर है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है पता है, यहाँ सबसे बड़ा अंतर ये है कि भाई अगर देखो अभी मैंने पीछे डिस्चार्ज बताया था, तो डिस्चार्ज कब होता है, तो डिस्चार्ज तब होता है जब चार्ज फ्रेम नहीं होते, यानी जब चार्ज नहीं लगे इसलिए डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अगर चार्ज लग चुके हैं तो उसके बाद अगर छोड़ा जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूटल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, कभी बीएनएसएस डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो ये सिखाऊंगा सारी चीजें क्या होती हैं। ऐसे ही कुछ जगह इसका सब्स्टिट्यूट दूसरे शब्दों में आता है कि जो प्रिंसिपल विटनेस है, क्या जो आपका प्रिंसिपल विटनेस है, अगर इसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, यानी उस केस के अंदर प्रिंसिपल विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, प्रिंसिपल विटनेस को नहीं सुना गया, जैसे वही स्कूल वाली कहानी, वो बच्चा बुलाया गया और एक विटनेस और था उसे और बुलाया गया, विटनेस को सुना नहीं है और प्रिंसिपल साहब को लग रहा है सब नौटंकी कर रहे हैं तो उसे ऐसे ही भगा देंगे। तो प्रिंसिपल विटनेस अगर नहीं सुना गया है तो क्या कर देंगे, उसे डिस्चार्ज। लेकिन अगर प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस ले लिया है पीडब्ल्यू का,
बात समझ में आ गया। तो अब अगर इसको बंद कर रहे हैं, क्लोज स्टॉप कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा एक्विटल का। और पेपर में और डिस्चार्ज और एक्विटल से क्वेश्चन आते हैं लगातार हमेशा से, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस कॉन्सेप्ट को, वरना बहुत ही भारी पड़ेगा ये मामला। बात क्लियर है। अब इसके साथ कुछ और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तब भी वो गड़बड़ है। बात क्लियर है। देखो सेशन कोर्ट में, सॉरी सेशन ट्रायल में डिस्चार्ज और एक्विट किस किस सेक्शन में होता है, ये सेक्शन आपको पता होने चाहिए। बताओ, कोई कमेंट करके बता सकता है। सेशन ट्रायल में डिस्चार्ज और एक्विटल किस केस किस सेक्शन में होते हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सेशन ट्रायल में, सेशन ट्रायल पहले कितने सेक्शन में हुआ करते, तो कोई बता सकता है कमेंट करके। देखो डिस्चार्ज के लिए आपको एक सेक्शन याद रखना है 250, 250, ठीक है, और 5 आगे बढ़ना है। एक्विटल कितने में होता है, 255 में होता है, 250 और 255। बताओ, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक। इसके बाद अगर वारंट केस का ट्रायल है, किसका है, वारंट केस का ट्रायल है, तो उस केस में कितना है, बता सकता है कोई। उस केस में डिस्चार्ज और एक्विटल 262, देखो 250, 55, 62, और 62 के आगे चलो 9, 271, 271। अब एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, वो किसमें होगा, आपके 271 के अंदर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ जल्दी से कमेंट करके। और इसके बाद जैसे यहाँ 50, 55 था, वैसे ही अभी क्या होगा, जब समन केस आएगा, जब समन केस आएगा, समन ट्रायल आएगा, तो इसमें 274 और 4 आगे बढ़ जाओ 278। तो ये सेक्शन साथ साथ ऐसे याद करोगे तो सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि भैया बहुत आवश्यक है। यहाँ डिस्चार्ज, यहाँ एक्विटल या कन्विक्शन, ठीक है। बताओ, ये सेक्शन याद हो जाएंगे। ये सेक्शन याद कर लेना मेरे कहने से, क्योंकि पेपर में ये आ जाएंगे भैया, और नहीं याद करें ना तो पछताओगे। फिर मत कहना कि सर ने उस दिन कहा था। किस दिन कहा था, 17 फरवरी या 17 फरवरी को। हम नहीं माने सर की, हम मानती नहीं है उनकी, वो कहते ना कोई बात नहीं। तो भैया मान जाना मेरी बात, हकीकत बता रहा हूँ, वरना पछताओगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, ये सेक्शन से, ये जो सेक्शन आपको मैंने अभी बताए हैं, ठीक है, और ये सेक्शन, ये स्टॉप प्रोसीडिंग वाले। बताओ, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इन समरी ट्रायल, इन समरी ट्रायल विच ट्रायल प्रोसीजर द कोर्ट शुड फॉलो, कोर्ट को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है समरी ट्रायल के अंदर, बताओ जल्दी से कमेंट करके। कौन बताएगा, जल्दी बताओ। जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, क्या होना चाहिए राइट आंसर, बताओ फटाफट, क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका। समरी ट्रायल में कौन सा ट्रायल फॉलो होता है प्रोसीजर। देखो राइट आंसर है इसका क्या, आपका सी। क्या है राइट आंसर, सी है। अब ये बताओ, समरी ट्रायल किस सेक्शन के अंदर है, समरी ट्रायल किस सेक्शन के अंदर आता है, कौन बताएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। समरी ट्रायल किस सेक्शन में आता है, बताओ फटाफट। देखो मैंने आपको बताया था एक दिन, अच्छा पहले ये मैं अभी याद करा दूंगा समरी ट्रायल किस सेक्शन में आता है। पहले मुझे ये बताओ, समरी ट्रायल के अंदर पनिशमेंट मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है, ये भी मैं आपको याद करा चुका हूँ। कैसे याद करा चुका हूँ, देखो समरी ट्रायल है ना, समरी, समरी, तो समरी को हिंदी में लिख देना। कितने शब्द बने, 3 शब्द बने टोटल, 3, 1 2 3। तो 1 2 3 का मतलब क्या है, 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ की पनिशमेंट हो सकती है समरी ट्रायल के अंदर। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई, याद हो गया। तो जब समरी ट्रायल में 3 मंथ की सजा हो सकती है, तो लास्ट की डिजिट जो होगी सेक्शन की वो 3 होगी, ठीक है। ट्रायल 250 के आसपास चल रहे थे, 250 270 पहुंच गया था आपका, ठीक है। तो ये कितने में है, 280 में है, कितने में है वो, सॉरी 280 वाली सीरीज में नहीं, 283 के अंदर है। समरी ट्रायल कहाँ है, 283 के अंदर है। समरी ट्रायल कौन कर सकता है, कौन से जज कर सकते हैं, बताओ कमेंट करके। समरी ट्रायल किस जज के द्वारा किया जा सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आंसर तो इसका दे दिया मैंने, पहले इसका ये बताओ अब कि समरी ट्रायल कौन कर सकता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा आप में से, जल्दी कमेंट करके बताइए। समरी ट्रायल कौन से जज साहब कर सकते हैं, या तो सीजेएम,
या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्या या तो सीजेएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। किन अपराधों में कर सकते हैं ये भी बता दो। जो अपराध 303 का हो, 305 का हो, 306 का हो, किसी कोई भी अपराध हो, कोई भी अपराध, और उसके अंदर जो चुराई हुई संपत्ति है वो कितने से कम है, 20,000 से कम है। ये अमाउंट याद रखना, किससे कम, 20,000 से कम हो। बात क्लियर। ऐसे ही चाहे 317 का अपराध हो, 317(5) का अपराध हो, ठीक है, अमाउंट कितना हो, 20,000 से कम हो। बात क्लियर हो गई इतनी सी। चाहे कोई भी 351 का अपराध हो, 352 का अपराध हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला हो, है ना, या आपका कैटल ट्रेसपास एक्ट हो, कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन 20 हो, कोई भी अपराध हो, इन सब का क्या हो सकता है, समरी ट्रायल हो सकता है। बताओ बात समझ में आ गई, ठीक है। कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 सेक्शन 20 पूरा याद रखना, पेपर में इसी में घुमा देगा आपको, ठीक है। तो इन सभी मामलों में क्या हो सकता है, आपका समरी ट्रायल हो सकता है जब अमाउंट 20,000 से कम है या इन धाराओं के अंदर अपराध है। इसका अबेटमेंट अटेम्प्ट ये भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक सभी को। ये जरूर याद रखना कितने समय तक, 3 मंथ का मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है। ये पेपरों में भाग भाग के क्वेश्चन आता है। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू चार्ज, यानी आरोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताओ आरोप के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही है, जल्दी कमेंट करके बता दो अब फटाफट। कौन सा कथन सही है आरोप के संबंध में इन सारे कथनों में से, कौन बताएगा। चार्ज कहां से कहां तक थे, 234 से 200 कहां तक, 47 तक थे, 234 से 247। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई एवरी चार्ज अंडर बीएनएसएस स्टेट करता है ऑफेंस जिसके साथ एक्यूज को चार्ज किया जाना चाहिए। प्रत्येक आरोप में उस अपराध का उल्लेख होगा, किसका, अपराध का उल्लेख जिससे अभियुक्त पर आरोप लगाया जा सकता है। क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है ना। यदि एक ही लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के दौरान एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं तो उन सभी के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। बताओ इसका क्या ये सही है स्टेटमेंट, दूसरा वाला, एक तो मैंने बता दिया, क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, बताओ जल्दी से जनता कमेंट करके, कौन बताएगा, जल्दी बताओ कमेंट करके, कौन बताएगा क्या है राइट आंसर, जल्दी बताइए। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन पढ़ा है बीएससी के अंदर, मोर ऑफेंसेस देन वन किए गए हैं तो भैया सेम ट्रायल में उनको चार्ज कर सकते हैं। बात क्लियर। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत इनमें से नहीं है। बात क्लियर। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, ठीक है जी। इसके बाद आज की क्लास, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो भैया यहाँ कर लें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना चाहता है यहाँ ज्वाइन कर लें। देखिए आज की जो क्लास है ये आज की क्लास है रिकॉर्डेड, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने कल आपको बता दिया था कि मैं कल हो सकता है बाहर जाऊं, मुझे एक जरूरी काम था, बहुत जरूरी, जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मैं जितने काम मेरे होते हैं ना, अगर मैं अवॉइड हो सकते हैं मैं अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन आपका समय 7:30 बजे या फिक्स है, मैं नहीं चाहता आपकी पढ़ाई रुके किसी भी कीमत पे, दैट्स वाई क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी थी, ठीक है जी। लेकिन ये 7:30 बजे का समय जो है, ये देखो ऊपर लिखा है, ये डेली लाइव क्लास का है। हम डेली लाइव मिलते हैं यहाँ पर। 90% केसेस के अंदर 10% एक्सेप्शन है कि कभी हो सकता है कोई काम आ जाए तो रिकॉर्ड करनी पड़ जाए क्लास को, लेकिन 90% केसेस के अंदर हम लोग लाइव क्लास करते हैं। तो 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास चल रही है ये लॉ की। बीएनएसएस बहुत ताबड़तोड़ हमारा चल रहा है, बीएनएस उससे भी ताबड़तोड़ हुआ था और बीएसए उससे भी ताबड़तोड़ होगा, अभी आप देखिएगा आगे जैसे जैसे समय बीतेगा। पुलिस एक्ट रेगुलेशन, जिसकी दिक्कत है वो दिक्कत मैं खत्म करूंगा हर कीमत पे, आपको याद करा कि एक एक सेक्शन एक एक पैरा। बात क्लियर। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए उसे सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो। बात क्लियर है इतनी सी, समझ में आ रहा है इतना सा, ठीक है। देखो एक चीज जो आपको करनी है, इन सेशंस को एक बार जब आपने देख लिया, जो चीज आपको नहीं पता चली उसको जाकर पढ़ो, उसको जाकर देखो, नोट्स में नोट करो अपने और उसे याद करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। और आप मान के चलना पेपर यहीं से मिलेगा आपको 22 मार्च को जब पेपर होगा। आप देखना, यकीन मानना इस बात को, आप जुड़े हो, विश्वास करके देखो और इसको करो मेहनत से, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहां तक। शेयर करना चाहो शेयर वेयर कर दो भैया,
और ये बैच हमारा लॉन्च हो गया बिहार एपीओ का। ज्वाइन करना चाहो तो इसे कर सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आगे एआईबी का बैच भी लॉन्च हो रहा है, डीजीएस का ही बैच लॉन्च हो रहा है, कई ऐसे बैच लॉन्च हो रहे हैं। ऐप हमारा रेडी हो चुका है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं लेक्स प्राइस अकेडमी का ऐप। ऐप पर थोड़ा सा काम चल रहा है। क्लासेस 20 तारीख से आपकी फुल फ्लेजली स्टार्ट हो जाएंगी ताबड़तोड़। प्री की क्लास अलग होगी, मेंस की अलग होगी, माइनर मेंस की अलग होगी, सारी क्लासेस अलग होगी। कोई ये नहीं है कि भाई एक ही क्लास में आपको सब पढ़ा दिया जाए, नहीं। बहुत ही सिस्टमैटिक और बेस्ट वे में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको कभी जीवन में दोबारा पढ़ाने के साथ साथ सारा उद्देश्य हमारा आपको याद कराना, याद कराएंगे हर कीमत पे। ठीक है जी। तो आज के सेशन को हम यही रखते हैं। मॉर्निंग में जीएस की क्लास चल रही है 7 बजे, इवनिंग में 7:30 बजे लॉ की क्लास चल रही है 7:30, और मॉर्निंग में 7 AM आपकी जीएस की क्लास ताबड़तोड़ यूपीएपीओ के लिए। ये क्लास अगर आप 2 कर रहे हो, आपको किसी भी कोर्स को परचेज करने की आवश्यकता किसी भी संस्थान में कहीं भी नहीं है, क्योंकि इतनी शिद्दत से यहाँ पढ़ाया जा रहा है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। इस बात की गारंटी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक एक फैक्ट को ऐसे ऐसे बताया जा रहा है कि जो पेपर में आ सकता है, कुछ छूटा ना कहीं से कहीं तक। ठीक है। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि मुलाकात होती है आपसे कल अपने रेगुलर टाइम 7:30 बजे पे लॉ के लिए, और ताबड़तोड़ तैयारी करो भाई, ब्रूटल जिसे कहते हैं ना, और सिलेक्शन लेकर आओ पेपर के अंदर। बात के लिए चलिए, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।